वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 11 से। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक हम पिछले 2 वीडियो में पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 11 से शुरू करेंगे। पिछले 1 से 10 क्वेश्चन के जो वीडियो उसका जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 से शुरू करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n की 2 है तो इसका प्रथम पद यानी S1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें n पदों का योग दिया हुआ है। जो n पदों का योग होता है वो होता है Sn। तो यहाँ पर हमें Sn दिया हुआ है। Sn हमें दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n की पावर 2। हमें निकाला प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद A1 होता है और A1 और S1 क्या होता है? बराबर। क्यों? क्योंकि S1 का मतलब होता है पहले पद का योग। तो पहले पद का योग, पहले पदों का योग, पहला पद एक ही है तो उसके अंदर S1 क्या रहेगा? हमारा A1 रहेगा। क्योंकि जब एक पद है तो एक पद का योग क्या रहेगा? S1। तो A1 और S1 दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम A1 को S1 कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले पद का जोड़ होगा वही पहला पद होगा। तो यहां से हम S1 सीधा निकाल लेंगे। n का मान हम रख देंगे 1, 4 गुणा 1 माइनस 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो हमारा S1 कितना आ गया? प्रथम पद 3। तो इसको हम S1 भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं, क्योंकि जब एपी के अंदर कुल एक ही पद है तो वही पहला पद होगा और वही उस पदों का जोड़ होगा। इसके बाद है 2 पदों का योग क्या होगा? प्रथम 2 पदों का योग, यानी कि हमें निकालना है S2। S2 का मतलब है पहले 2 पदों का योग। तो यहाँ पर n का मान हम रख देंगे 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 4, यानी हमारे पास क्या आया? ये आया है A1 जमा A2, पहले 2 पदों का जोड़। तो यहां से हम अगर A2 निकालना चाहें तो हम A1 का मान 3 रख देंगे, 3 जमा A2 बराबर 4। यहाँ से A2 यानी दूसरा पद है वो हमारा आ जाएगा 4 माइनस 3 1, यानी पहला पद हमारा 3 आ गया और दूसरा पद हमारा यहाँ से आ गया 1। हमें दूसरा पद भी निकालना था। दूसरा पद कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर हम 3 पार्ट कर चुके हैं। पहला प्रथम पद S1 निकाल लिया हमने, 2 पदों का योग S2 निकाल लिया, दूसरा पद हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है तीसरा, 10वां और 9वां पद। तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद हो जाएगा, दूसरे पद के अंदर हम क्या जोड़ेंगे? D। अब हमारे पास D नहीं है। D देखो यहां से आ जाएगा। D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी कि हमारा D हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद आया है 1 और पहला पद है 3, तो D हमारा यहां से हो जाएगा -2। तो A3, A2 जमा D, A2 दूसरा पद हमारा 1 है और D आया हमारा -2, तो ये आ जाएगा -1। इसी प्रकार 10वां पद A10 हमें निकालना है, तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। A10 क्या होगा? A10 हो जाएगा, देखो हमारा A जमा 10 माइनस 1 9D, तो A10 हो जाएगा हमारा A का मान पहला पद है 3 जमा 9 गुणा D का मान है -2। तो यहां से A10 आ जाएगा 3 माइनस 18, यानी माइनस के 15। अब निकालने में nवां पद AN, तो AN होता है A जमा N माइनस 1D। A है यहाँ पर 3 जमा N माइनस 1 गुणा D का मान है -2। तो यहां से AN हो जाएगा 3। अब N माइनस 1 की गुणा करेंगे हम -2 के साथ, तो -2N -2 गुणा -1 जमा 2। तो यहां से AN बराबर हो जाएगा 3 जमा 2 5 माइनस 2N, यानी AN का मान हमारा आ गया 5 माइनस 2N। तो ये हमारा हो जाएगा इसका nवां पद। ये nवां पद हो जाएगा और ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा।
A3 -1, दूसरा पद A2 हमने यहां से निकाल लिया है, पहला पद या S1 ये हमारे दोनों यहां से आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। धन पूर्णांक वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो पहले 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, तो हम देखेंगे पहले कि 6 से विभाजित होने वाला पहला धन पूर्णांक क्या है। तो देखिए 6 से विभाजित होने वाला पहला धन पूर्णांक क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद 12, फिर 18 इस तरह से। तो यहां पर देखिए, यहाँ ए है जो हमारा पहला पद है वो 6 है, डी हमारा हो जाएगा यहां से 12 - 6। अब हमें एस एन निकालना है, S40 निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2, 2a जमा n-1 गुणा डी। तो यहाँ पर देखो n हमारे पास 40 है, ए का मान भी है, डी का मान भी है, सारे मान हमारे पास है यहाँ पर। तो हम सीधा इसके अंदर मान रखेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो S40 का मान हो जाएगा n/2, 40/2, 2 गुणा ए का मान है 6 जमा n-1, 40 - 1 गुणा डी का मान है 6। तो यहां से S40 ये आ जाएगा 40/2 20, 2 गुणा 6 12 जमा 40 - 1 39 और गुणा में 6। S40 बराबर होगा 20, 12 जमा 39 गुणा 6 हो जाएगा 6 × 54, 6 × 18 और 5 × 23 234। आगे हल करें तो ये हो जाएगा 20 गुणा 12 जमा 234, ये बन जाएगा 246। तो S40 का मान हो जाएगा 20 गुणा 246 यानी कि 492 और 0 4920। तो ये हो जाएगा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो कि 6 से विभाज्य है। प्रश्न संख्या 13 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का जो पहला गुणज होगा वो क्या होगा, 8 ही होगा। इसके बाद 8 का अगला गुणज होगा 16, फिर होगा 24। इस तरह से हमारे पास एपी बन जाएगी। तो यहां पर देखिए ए का मान कितना है 8, डी कितना बच्चों 16 - 8 8, 15 गुणजों का 15 यानी एन का मान कितना है 15। हमें निकालना है S15, 15 गुण जाएंगे यहाँ पे, 15 का हमें योग निकालना है। तो सूत्र क्या होता है n/2, 15/2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SN फार्मूला n/2 2a + n-1 गुणा डी। तो n/2, 2 गुणा ए यानी 2 गुणा 8 जमा n-1 15 - 1 गुणा डी का मान है 8 यानी S15 बराबर 15/2 16 जमा 15 - 1 14 गुणा 8। ये हो जाएगा 15/2 16 जमा 14 गुणा 8 112। S15 बराबर 15/2 गुणा 16 जमा 112 हो जाएगा 128। 2 से काटेंगे 64 आएगा, 64 गुणा 15 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 960। 960 इसका आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आराम से
कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। तो पहली विषम संख्या हमारी हो जाएगी 1, इसके बाद 3, 5, 7, इस तरह से। और अंतिम हमारी विषम संख्या क्या होगी? 50 से पहले वाली, यानी कि 49। हमें निकालना है जोड़। अब देखो यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि संख्याएं कितनी हैं, 0 और 50 की जो विषम संख्याएं हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ पर हमें n नहीं पता, n निकालेंगे। n के लिए देखो क्या करेंगे, an अंतिम पद हमारा कितना है? 49। यहाँ पर a पहला पद है 1 और d है 2, तो an निकाल लेंगे। सॉरी, an दिया हुआ है तो an से हमारे पास n आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी आपका n निकालना हो तो आपका an से आएगा। तो यहाँ पर आप अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि n के बिना तो हम यहाँ पर Sn का फार्मूला नहीं लगा सकते। तो n तो हमें निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर an हो जाएगा a जमा n माइनस 1 गुणा d, और ये बराबर है 49 के। a का मान देखिए 1 है, n माइनस 1 गुणा d का मान है 2, 49। तो n माइनस 1 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 49 माइनस 1 48, और यहाँ से n माइनस 1 हो जाएगा 2, इसके नीचे आ जाएगा 48/2 यानी कि 24। तो n माइनस 1 बराबर है 24, तो यहाँ से n का मान हो जाएगा 24 और 1 25। तो इस तरह से हम n का मान निकाल लेंगे, क्योंकि n के मान के बिना Sn यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। n हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे Sn। n है 25, यानी 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं हैं। तो S25 हो जाएगा n/2, 25/2। अब यहाँ पर आप 2a + n - 1d लगा सकते हैं, या फिर आप a + an लगा सकते हैं। अगर हम a की बात करें तो यहाँ पर पहला पद 1 है और अंतिम पद क्या हमारा 49। तो S25 हो जाएगा 25/2 गुणा 49 और 1 50, 2 से काटेंगे 25 आएगा। तो S25 का मान हो जाएगा 25 गुणा 25, यानी S25 बराबर होगा 625। तो इस प्रकार हम 0 और 50 के बीच की 25 विषम संख्याओं का योग है वो निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? देखो बच्चों, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो काफी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। समझना क्या आपने इसके अंदर कि यहाँ पर हर रोज 50 रुपये जो जुर्माना वो बढ़ता जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो जो जुर्माना है वो कितना है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले दिन के लिए जुर्माना है 200 रुपये, उसके बाद अगले दिन का जुर्माना है 50 रुपये ज्यादा 250, फिर अगले दिन 300, यानी हर रोज जुर्माना है वो 300 रुपये 50 रुपये बढ़ता जाता है। 50 रुपये की उसके अंदर बढ़ोतरी है। अब कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी इसको कुल जुर्माने के में कितना रुपया देना पड़ेगा यदि वो काम को 30 दिन विलंब कर देता है। यानी हमारे पास जो एपी बनेगी उस एपी में कुल कितने पद होंगे? 30। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए है हमारे पास पहला पद वो 200 है, डी जो है हमारे पास वो 250 माइनस 200 यानी कि 50 है। एन कितना है, यहाँ पर कितनी टर्म बनेंगे? यहाँ पर 30 दिन, यानी एन का मान कितना है? 30, क्योंकि वो 30 दिन का विलंब करता है। तो 30 यहाँ पर एन का मान हो जाएगा। अब निकालना हमें है S30। S30 क्या हो जाएगा? n/2, 30/2। 2a कितना है? 200, n - 1 30 - 1 29 गुणा
डी, डी है 50। सारे मान हमने फार्मूले में रख दिए, इसको अब सोल्व कर लेंगे। अब हमारे पास आंसर वो आ जाएगा 30/2 हो जाएगा 15, 200 गुणा 2 400, 29 गुणा 50, तो ये हमारे पास आएगा 5 × 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। यानी S30 बराबर होगा 15 गुणा 400 जमा 1450 यानी 1850। गुणा करेंगे हम 15 की 1850 से, तो ये गुणा हमारे पास आ जाएगी 27,750। इस तरह से जो कुल जुर्माना है वो 27,750 रुपये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है, 20 रुपये का है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि पहला पुरस्कार कितना है, कुल पता हमें कि 7 पुरस्कार हैं, उनका कुल मूल्य कितना है 700, यानी कि S7 पुरस्कारों का कुल मूल्य 700 रुपये है। अब वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी पहला जो पुरस्कार है उससे अगला दूसरा पुरस्कार उससे क्या है 20 कम। जैसे मान लो पहला 100 है तो अगला क्या होगा 80, तो वहां पर देखा जाए तो जो सारवंतर डी कितना हो जाएगा 80 - 100 यानी कि -20। तो यहाँ से हमारा डी कितना आ जाएगा -20। देखो पहला पुरस्कार अगर 100 है, अगला उससे 20 कम 80 है, तो 80 - 100 करेंगे तो -20 आएगा। S7 क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा फार्मूले से n/2 यानी 7/2, 2 गुणा a जमा n - 1, 7 - 1 6 और गुणा में d, और ये बराबर दिया हुआ है 700 का। मैंने क्या किया, Sn का सूत्र लगा दिया S7 के ऊपर, तो 7/2 अंदर आएगा 2 गुणा a 2a जमा 6 गुणा 120 माइनस का 6 गुणा 20 माइनस का 120 बराबर 700। तो यहाँ से 2a माइनस 120 बराबर हो जाएगा 7/2, इधर आ जाएगा 700 की तरफ, तो यहाँ जाकर ये भाग में हो जाएगा तो 2/7 बन जाएगा। 7 से काट देंगे 100, 100 गुणा 2 200, यानी 2a बराबर हो जाएगा 200 माइनस 120 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 2a का मान हमारे पास आ गया 320 और a का मान हो जाएगा 320 भाग 2 160। तो यहाँ से हमने a का मान निकाल लिया। अब d हमारे पास है, हम अब सभी के सभी सातों जो पद हैं वो आराम से निकाल सकते हैं, सातों पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार यानी कि A1 क्या होगा, दिया हुआ है 160, अभी निकाला हमने। दूसरा पुरस्कार क्या होगा, A1 में क्या जोड़ेंगे D, तो 160 में जोड़ेंगे हम -20 तो 140। A3 क्या होगा तीसरा पुरस्कार, A2 के अंदर जोड़ेंगे D, 140 - 20 120। A4 A3 में जोड़ेंगे -20, A5 100 में जोड़ेंगे -20, A6 80 में जोड़ेंगे -20, और इसी प्रकार A7 A6 में D जोड़ देंगे, 60 में जोड़ेंगे -20 तो कितना आएगा 40। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 7 पुरस्कार, तो ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। बच्चों स्टेटमेंट लंबी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, समझो इसको। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन
अपने जो सेक्शन है उसके बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि कक्षा 1 का जो सेक्शन है वो प्रत्येक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का प्रत्येक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार कक्षा 12 तक चलता रहेगा। अब प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, 3 अनुभाग हैं। तो यहाँ पर देखो कक्षा 1 है वो कुल 3 पेड़ लगाएगी, क्यों? क्योंकि कक्षा 1 का प्रत्येक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है तो एक 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 3 पेड़ कुल लगेंगे। कक्षा 2 का प्रत्येक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा और 3 सेक्शन है तो 2 तिया 6, कक्षा 2 कुल 6 पेड़ लगाएगी। कक्षा 3 का प्रत्येक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो 3 तिये 9, कक्षा 3 है वो 9 पेड़ लगाएगी। इसी प्रकार कक्षा 4 4 गुणा 3 12 पेड़ लगाएगी और कक्षा 12 है वो 12 गुणा 3 36 पेड़ लगाएगी। तो इस प्रकार इस एपी को हम बना लेंगे और इसका जोड़ हम वो आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। एपी हमारी क्या बनेगी, आप यहां पर लिखेंगे आगे कि कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, कक्षा 1 1 पर लगाएगा प्रत्येक सेक्शन और 3 सेक्शन है तो 1 गुणा 3 3। इसी प्रकार कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, कक्षा 2 का प्रत्येक सेक्शन 2 तो 2 3 सेक्शन है तो 2 गुणा 3 6 पेड़। इसी प्रकार कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या 3 गुणा 3 9। और लास्ट में कर लेंगे कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, 12 एक सेक्शन द्वारा 3 सेक्शन है, 12 गुणा 3 36। तो हमारे पास यहाँ पर देखो एपी क्या बनेगी 3 6 9 और लास्ट में 36। तो यहां से हमारे पास ए का मान आ जाएगा 3, डी का मान आएगा 3 और लास्ट पद ए एन हमारे पास हो जाएगा 36। और एन का मान कितना होगा, एन का मान बच्चों यहाँ पर होगा 12, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक है तो एन का मान कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास ए डी और एन और ए एन के मान हो सारे आ चुके हैं। अब हम आराम से यहाँ पर इस सबका जोड़ निकाल लेंगे। हमें निकालना है कुल पेड़ों की संख्या, यानी कि एस 12 है क्योंकि 12 क्लास है तो n बटे 2 12 बटे 2 ब्रैकेट में आएगा 2 गुणा ए है 3 जमा n माइनस 1 12 माइनस 1 और गुणा में डी का मान है 3। तो S 12 हमारे पास हो जाएगा 12 बटे 2 6, 2 गुणा 3 6, 12 घटा 1 11, 11 गुणा 3 33। S 12 बराबर होगा 6 गुणा 33 जमा 6 39, यानी S 12 आ जाएगा 6 गुणा 39। ये हमारे पास आएगा 6 × 54, 6 × 18 और 5 23 234। तो पूरे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 234। आप यहाँ पर चाहो तो ये सूत्र भी लगा सकते हो कि एस एन बराबर n बटे 2 ए जमा ए एन। एन हमारा यहाँ पर 12 है और ए एन हमारा यहाँ पर 36 है, तो इससे भी आपका ये आंसर है आ जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए व बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो चित्र आपके सामने दर्शाया गया। यहाँ पर पहले केंद्र ए को माना है और 0.5 सेंटीमीटर लेकर के एक अर्धवृत्त बनाया गया है।
फिर बी को सेंटर मान के फिर क्या किया है, एक दूसरा अर्धवृत्त नीचे की तरफ खींचा गया है। फिर उसके बाद आगे सी को केंद्र मान के फिर हमने 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सर्पिल बन जाएगा। जो पहला आपका अर्धवृत्त है जो 0.5 सेंटीमीटर लेकर के बनाया गया है, उसकी लंबाई है L1। फिर बी को केंद्र मान करके 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या से जो अर्धवृत्त बनाया गया है उसकी जो लंबाई है वो है L2। और इसी प्रकार फिर आगे L3। तो इस तरह से 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की हमें कुल लंबाई बतानी है। मतलब यहाँ ये है कि हमें S13 निकालना है। हमें यहाँ पर निकालना है S13 क्योंकि 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनेंगे। तो S13 हमें यहाँ पर निकालना है। L1 निकालेंगे पहले हम, फिर L2 निकालेंगे, फिर L3। तो L1 का मतलब क्या, देखो यहाँ पर बच्चों L1 यहाँ पर है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये दूरी, यानी अर्धवृत्त जो बना हुआ है इस अर्धवृत्त की परिधि। L1 यहाँ पर क्या है, केंद्र A वाले अर्धवृत्त की परिधि। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। L1 जो है वो क्या है, केंद्र A व त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त की परिधि। ये क्या है, इसकी परिधि, इसका परिमाप है जिसे हम वृत्त में परिधि बोलते हैं। इसी प्रकार L2 क्या है, जो L2 है वो केंद्र B व त्रिज्या हमारी है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त की क्या है, परिधि है। इसी प्रकार L3 है वो केंद्र आगे हमारा C आ जाएगा और त्रिज्या आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त की परिधि। तो पहले हमें क्या निकालना है, L1, L2, L3 हमारी टर्म्स हो जाएंगी, यानी A1, A2, A3 हो जाएंगी। इस प्रकार से ये L13 तक बनेंगी और हमें इन सभी का जोड़ S13 निकालना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास n का मान तो बच्चों 13 है क्योंकि 13 अर्धवृत्त बनेंगे। अब हमें यहाँ पर L1 निकालना पहले, यानी हमारी जो फर्स्ट टर्म आएगी A1 जिसको हम L1 कह रहे हैं। L1 हमारी यहाँ पर क्या है, पहले अर्धवृत्त की परिधि। और अर्धवृत्त की जो परिधि क्या होगी, देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr/2, यानी उसकी आधी πr। तो L1 बच्चों हमारे पास हो जाएगा πr। देखो 2πr होता है लेकिन अर्धवृत्त के लिए इसको हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr आएगा। ये हमारी हो जाएगी L1। अब पाई का मान आप चाहो तो 22/7 ले सकते हैं, 22/7। और r का मान यहाँ पर है त्रिज्या 0.5 यानी 5/10। ये हो जाएगा 110/70 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारा L2 आ जाएगा। L2 क्या होगा, वो भी क्या होगा πr, सिर्फ वहां पर r बदलेगा। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या हमारी 1 है, तो ये हो जाएगा 22/7। इसके बाद देखो इसको हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, 11/7 हो जाएगा ये। फिर हम L3 निकाल लेंगे, वही क्या होगा πr। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 1.5 यानी 15/10। इसको आप काट सकते हैं, 5 से 5 से 15 और 5 दूनी 10, 2 से आप इसको काट लीजिए 11 यानी 33/7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास L1 आ चुका है, L2 आ चुका है, L3, यानी हमारे पास एक तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म आ चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारा L1 यानी कि 11/7। D क्या होगा, D हो जाएगा L2 - L1 या A2 - A1। 22/7 में से माइनस करेंगे 11/7, तो यह आ जाएगा 11/7। अब हमें निकालना क्या है, S13। S13 हो जाएगा n/2, n का मान है 13, 2 गुणा A यानी 11/7, n - 1 13 - 1 12 गुणा D का मान है 11/7। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे हम, 13/2, 11 गुणा 2 22/7 जमा
अब यहाँ पर देखो 12 गुणा 11/7 है, गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, 132/7। इसको हम आगे हल करेंगे 13/2, इसको जोड़ेंगे देखो 7 एलसीएम आ जाएगा, 132 और 22 154/7, ये हो जाएगा 154/7। 7 से हम इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 22, 2 से कट जाएगा 11, यानी 11 गुणा 13, 11 33, 11 कम 11 और 3 14, यानी एस जो हमारा 13 है उसका मान आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एस 13 बराबर 143 सेंटीमीटर, यानी कि 13 जो अर्धवर्त बनेंगे उससे जो सर्पिल बनेगा उसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके सामने आकृति दिखाई गई है। सबसे नीचे की जो पंक्ति है बेस में, उसके अंदर 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर फिर 19 हैं, उससे ऊपर 18, इस तरह से हमें बताना है कि इन कुल 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा गया है और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है कुल 200 लट्ठे हैं, यानी कि एस एन हमारे पास कितना है 200। हमें यहाँ पर निकालना है एन का मान, कितनी पंक्तियां हैं, एन का मान निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास A1 पहला पद क्या हो जाएगा, सबसे देखो पहले कितने लट्ठे हैं 20, तो A1 हो जाएगा 20। B कितना होगा 20 के बाद देखो अगली में है फिर 19, फिर 18, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, सारा अंतर A2 माइनस A1, यानी कि 19 माइनस 20 माइनस 1। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर नीचे से लगे हम, तो 20 के बाद 19 आएगा, तो 19 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, एन का मान। देखो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2, 2a जमा n माइनस 1 गुणा डी। एस एन हमें दिया हुआ है 200, एन का मान हमें निकालना है। ए का मान देखिए यहाँ पर 20 है, 2 गुणा 20 कर देंगे, n माइनस 1 गुणा डी, डी का मान है -1, 2 को इधर ले आएंगे हम, 400 बराबर n ब्रैकेट में रहेगा 40। अब गुणा करेंगे -1 की n-1 के साथ, तो माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम इसको खोल लेंगे, n से गुणा कर देंगे पूरे को, तो 40n, सॉरी यहाँ पर देखो 40 प्लस 41 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41n, फिर माइनस n स्क्वायर, 41n माइनस n स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे हम, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर देखो n की 2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 41n हो जाएगा और 400 इधर पहले से पॉजिटिव है, बराबर क्या होगा ये 0 के। हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे हम, इस तरह तोड़ेंगे, जोड़ तो आए -41n और गुणा है 400n की 2, तो ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा माइनस का 25n और माइनस का 16n। 25 और 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 41 और गुणा करने पर आएगा हमारे पास 400, तो ये टुकड़े हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n माइनस 25, यहाँ से आप -16 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25 बराबर 0, पूरे में कॉमन आ जाएगा n माइनस 25, तो यहाँ बचेगा n माइनस 16 और बराबर 0। यहाँ से n का मान हमारे पास एक तो 25 आएगा और एक n का मान आएगा 16, 2 मान आएंगे हमारे पास। अब देखिए n क्या है, यहाँ पर n है, यहाँ पर देखो हमारे पास पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। अब देखो इसमें पंक्तियों की संख्या बताई गई है 25, तो क्या 25 हो सकती है, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या वो 25 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम n का मान पहले 25 ले लेते हैं, n का मान 25 लेंगे तो हमें निकालना क्या है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, यानी हमें A25 निकालना है, क्योंकि सबसे ऊपर की पंक्ति 25वीं होगी, तो उसके अंदर हमें कितने लट्ठे हो निकालना, A25 निकालना है हमें। तो A25 क्या हो जाएगा, A जमा 24D,
ए हमारे पास है 20 जमा 24 गुणा डी, डी का मान है -1। तो देखो हमारे पास कितना आएगा 20 माइनस 24 माइनस 4। तो क्या सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लट्ठों की संख्या है वो प्लस में आएगी, माइनस में कभी नहीं हो सकती। तो ए का मान यहाँ पर एन का मान 25 हम नहीं लेंगे, एन का मान क्या लेंगे 16। तो यहाँ पर एन का मान 16 हो जाएगा। और फिर हम सबसे ऊपरी पंक्ति में यानी ए 16 में जो लट्ठों की संख्या है वो निकाल लेंगे। तो ए 16 हो जाएगा ए जमा 15 डी, ए का मान हमारे पास 20 जमा 15 गुणा डी का मान -1, 20 माइनस 15 5। तो ए 16 यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे हो जाएंगे 5। और इसमें कितनी पंक्तियां हो जाएंगी हमारे पास 16, कुल इसके अंदर 16 पंक्ति हो जाएंगी और सबसे ऊपरी पंक्ति के अंदर 5 लट्ठे होंगे। तो इस प्रकार इसको हम आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लंबी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। जितनी स्टेटमेंट लंबी है उतना ही क्वेश्चन हमारा छोटा सा इसका आंसर है। तो समझने का इसमें यही है कि सबसे पहले आप ये देखिए, चित्र के अंदर आपको बिल्कुल आकृति में दिखाई दे रहा है आलू से आलू की दूरी है वो 3 मीटर की है, लेकिन पहले आलू और बाल्टी के बीच की दूरी है वो 5 मीटर है। अब इसमें दिया हुआ क्या है कि कुल 10 आलू रखे गए हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर एन का मान कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। हमें बताना है कुल कितनी दूरी उसको दौड़नी पड़ेगी सभी आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो प्रतियोगी वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, वो बाल्टी के पास है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगी, पहले आलू को उठाएगी। अब देखिए बाल्टी से चली है और पहले आलू की तरफ चली है, तो पहला आलू कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर है। तो 5 मीटर गई है, 5 मीटर जाने के बाद वापिस आएगी बाल्टी के पास, कितना 5 मीटर आएगी। तो कुल कितना हो गया 5 वो गई है बाल्टी से आलू के पास, 5 वापिस आई है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय कर दी भाई 10 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई कुल दूरी, पहले आलू के लिए मैं इसको मान लेता हूं P1। ये क्या हो जाएगी पहले आलू के लिए दूरी 5 जाने की और 5 आने की 10 मीटर। फिर उसके बाद वापिस वो कहाँ जाएगी दूसरे आलू के पास, बाल्टी के पास अब वो खड़ी है, आलू डालने के बाद दूसरे आलू के पास जाएगी। देखो पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, फिर पहले से दूसरा आलू 3 मीटर की दूरी पर है, तो कुल दूसरे आलू की जो बाल्टी से दूरी है वो कितनी होगी 8। तो 8 मीटर जाएगी और वापस फिर 8 आएगी, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। फिर तीसरे आलू के लिए देखिए वो बाल्टी के पास है, पहले आलू के पास जाएगी 5 मीटर, दूसरे के बाद के पास 3 और 8 मीटर, फिर तीसरे के पास 3 मीटर और 11 मीटर, 11 जाएगी और 11 वापस आएगी, तो कुल कितना हो जाएगा 22 मीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहले 3 पद निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर डी कितना आएगा हमारा अंतर हो जाएगा, देखो 16 माइनस 10 6, तो 6 हमारा अंतर आ जाएगा। एन का मान कितना है, कुल 10 आलू है तो एन का मान कितना हो जाएगा 10। हमें निकालना है कुल दूरी, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एस एन यानी कि S10। S10 क्या होगा, एस एन का फार्मूला होता है n/2 यानी 10/2 ब्रैकेट 2a का मान देखो यहाँ पर पहला पद कितना आया है 10 जमा n माइनस 1 10 माइनस 1 9 गुणा डी हमारा कितना है 6। तो बच्चों यहाँ से S10 हो जाएगा 10/2 5, 2 गुणा 10 20 जमा 9 गुणा 6 54। आगे हल करेंगे तो 5 पैकेट में आएगा 20 जमा 54 यानी कि 74। 74 की 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 5 7 35 और 2 37 यानी 370 मीटर। तो जो कुल दूरी है वो कितनी होगी भाई 370 मीटर। कुल दूरी जो तोड़नी पड़ेगी सभी आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए वो हो जाएगी 370 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से आराम से कर सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 5.3 है वो कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा 5th जो चैप्टर था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। सारे एक सवाल मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। 5.3 जो प्रश्नावली है इसको हमने 3 भागों में किया है, 1 से 4 और इसके बाद 1 से 3, 4 से 10 और फिर 11 से 20, 3 इसके सेक्शन बनाए हमने। पूरी प्रश्नावली को हमने कवर कर दिया है, पूरा चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आगे से ऐसी वीडियो जो लगातार है वो मिलती रहेंगी। दूसरा, अभी जो आपके सितंबर एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो आपके जो मैथ के जितने भी सैंपल पेपर अपलोड होंगे वो सभी सबसे पहले डाउट हट मैथ के ऊपर ही अपलोड होंगे। बाकी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे हमारे पहले वाले चैनल डाउट हट के ऊपर अपलोड होंगे, लेकिन मैथ के 6 से लेकर के 12 तक जितने भी सैंपल पेपर हैं वो हमारे नए चैनल डाउट हट मैथ के ऊपर ही अपलोड होंगे। तो आप सभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। धन्यवाद।